तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वही जोश और वही एनर्जी के साथ। और आज हम फिर लेते आए हैं विद्युत धारा तथा परिपथ का सेकेंड वीडियो, है ना। सेकेंड वीडियो लाए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना है। और आशा करते हैं कि पार्ट 1 वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। तो वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जानेंगे माध्य मुक्त पथ के बारे में। माध्य मुक्त पथ के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माध्य मुक्त पथ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जाता है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कर्मागत टक्कर में चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। कहने का मतलब यह है, लिखा तो बोर्ड पर बहुत चीज है, ठीक है, लेकिन समझाने वाला होना चाहिए उस चीज को लिखा हुआ, ठीक है। जो चीज लिखा हुआ बोर्ड पर उस चीज को समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ किसे कहेंगे? तो लिखा है किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कर्मागत टक्कर में चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कहा जा रहा है किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो कर्मागत टक्करों में, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मुक्त होना चाहिए। मुक्त मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। कोई रुकावट ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, वो स्वतंत्र हो। और उसके बीच जो टक्कर लगता है, उसका बीच जो वो टक्कर होता है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? तो माध्य मुक्त पथ कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए हम ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। माध्य मुक्त पथ को हम ट्रिक से बताते हैं। जैसे देखिए लिखा क्या है, लिखा है माध्य मुक्त पथ लिखा है। पथ मतलब क्या होता है? पथ मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, पथ मतलब रास्ता। चलिए ट्रिक से याद रखिए, पथ मतलब रास्ता। इस रास्ता में मान लीजिए कि एक, इसको हम लड़की मान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, कोई गलत मत समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए हम ले रहे हैं। मान लीजिए कि नेगेटिव को लड़की मान लेते हैं, और पॉजिटिव को क्या कहते हैं, और दूसरे नेगेटिव को क्या कहेंगे? तो लड़का कहेंगे, ठीक है। एक लड़का मान लेते हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। तो वही कह रहा है कि माध्य मुक्त पथ, यानी कि एक पथ पर ये पथ है, तो कह रहा है कि माध्य मुक्त पथ किसे कहेंगे? तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कर्मागत टक्कर, यानी कि दोनों के बीच जो टक्कर होगा, ये लड़का और ये लड़की में जो टक्कर होगा, ये लड़का और लड़की में जो टक्कर होगा, उसी को क्या कहेंगे? उसी को माध्य मुक्त पथ कहेंगे। और आशा करते हैं कि समझ भी आ गया होगा। इतना बढ़िया समझाने की प्रयास किया, समझ भी आया होगा। पथ मतलब रास्ता, क्योंकि इस रास्ता में जो दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, और इसके बीच जो टक्कर होगा, ये दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच जो ये लड़का और इस लड़की के बीच जो टक्कर होगा, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे माध्य मुक्त पथ कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? तो इसी को माध्य मुक्त पथ कहेंगे। समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ आ गया है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, किसमें चलेंगे? तो अब हम चलेंगे माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि माध्य मुक्त पथ को क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है? तो माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो होता है, इसको लैम्डा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको लैम्डा कहा जाता है। इसको लैम्डा इस प्रकार जब रहे तो इसको क्या कहेंगे? लैम्डा से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो लैम्डा से माध्य मुक्त पथ को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए माध्य मुक्त पथ जो था उसका 10⁻⁻9 मीटर होता है। 10⁻⁻9 मीटर होता है। माध्य मुक्त पथ कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है, याद रखिएगा। माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। माध्य मुक्त पथ जो था 10⁻⁻9 मीटर की कोटि का होता है। 10⁻⁻9 मीटर की कोटि का होता है माध्य मुक्त पथ, और माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। और दिया है बहुत ही बढ़िया है, श्रांति काल किसे कहेंगे? श्रांति काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। माध्य मुक्त पथ के बारे में हम जान गए, माध्य मुक्त पथ के बारे में हम तो जान गए। अब किसके बारे में जानना है? अब जानना है श्रांति काल के बारे में जानना है। माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है।
माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, या 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है, या कितना होता है, ये होता है 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। कौन? माध्य मुक्त पथ। आप जानेंगे किसके बारे में? तो आप जानेंगे श्रांति काल के बारे में जानेंगे। श्रांति काल के बारे में हमको जानना जरूरी है। श्रांति काल किसे कहेंगे? तो दो कर्मागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। निकालने मतलब है कि दो कर्मागत टक्कर। चलिए फिर से इसको श्रांति काल को समझाते हैं, ठीक है? समझिएगा श्रांति काल। श्रांति काल मतलब क्या होता है कि दो कर्मागत टक्कर में दो कर्मागत टक्कर के बीच जो मध्य समय अंतराल जो होता है, इनका कहने मतलब यह है कि इस दोनों, मान लीजिए कि इधर से कोई लड़का जा रहा है, ठीक है? इधर से कोई लड़का जा रहा है और इधर से कोई लड़की जा रही है, ठीक है? चलिए इसे मत समझिए, चलिए हम समझाते हैं बहुत ही लाजवाब एग्जांपल से। मान लीजिए कि इधर एक मोटरसाइकिल, इधर एक मोटरसाइकिल और इधर जो है, इधर मान लीजिए कि साइकिल, इधर भी मोटरसाइकिल, मान लीजिए इधर भी मोटरसाइकिल, यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरफ क्या है, इस रास्ता इधर से भी मोटरसाइकिल जा रही है, तो इधर से भी मोटरसाइकिल जा रही है, ठीक है? तो दोनों के बीच जो टक्कर होगा, इस मोटरसाइकिल के बीच और ये मोटरसाइकिल के बीच जो टक्कर होगा, इस दोनों में जब टकराएगा, मान लीजिए कि इस मार्कर और इस मार्कर, मान लीजिए ये दोनों क्या मोटरसाइकिल, मान लीजिए इस दोनों के बीच जब टक्कर होगा, इस टक्कर में कितना दूरी होगा, यानी कि जब ये दोनों जब टकराया तो कितना दूरी पर जाके रुका, कितना दूरी पर जाकर ये दोनों रुका है, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे श्रांति काल कहेंगे। लेकिन दो कर्मागत टक्कर में चली गई दूरी, दो कर्मागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल, यानी कि ये दोनों के समय कितना, टकराने में समय कितना लगा और उसकी दूरी कितना है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को माध्य मुक्त पथ कहेंगे। आशा करते कि समझ भी आ गया होगा, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब यह है, इस दोनों के बीच जितना टक्कर हुआ और टक्कर जो हुआ उसमें समय कितना लगा और समय कितना लगा, उसकी दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, उसी को क्या कहेंगे? श्रांति काल कहेंगे, ठीक है? आशा करते कि समझ भी आया होगा, ठीक है मेरे भाई? समझ भी आ गया होगा, ठीक है? श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को चलिए बताते हैं। श्रांति काल को कहने का मतलब है लैम्डा से किसे प्रदर्शित किया जाता था? लैम्डा से माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन श्रांति काल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो टाउ से। इस प्रकार टाउ होता है, इस प्रकार जे नहीं होता, इस प्रकार बनता है टाउ। देखिए आपको बताते हैं, टाउ इस प्रकार होता है, ठीक है? इस प्रकार हल्का मोड़ दीजिए, इसको हल्का मोड़ दीजिए, क्या हुआ? ये हो गया टाउ, हो गया, ये टाउ हो गया, ठीक है? सॉरी इधर नहीं, इधर मुड़ेगा, ठीक है? ये हो गया टाउ, हो गया, ये हो गया टाउ से प्रदर्शित। मतलब है कि श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। श्रांति काल को क्या से प्रदर्शित किया जाता है? तो श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है ना? श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। और यह कितना होता है? श्रांति काल जो होता है कितना होता है इसका होता है 10⁻⁴ मीटर होता है। 10⁻⁴ सेकेंड होता है, ये सेकेंड होता है, ये 10⁻⁴ सेकेंड होता है। और माध्य मुक्त पथ कितना होता है? माध्य मुक्त पथ 10⁹ मीटर होता है, ये मीटर होता है। माध्य मुक्त पथ मीटर में होता है। और श्रांति काल जो होता है वो 10⁻⁴ मीटर, सॉरी 10⁻⁴ सेकेंड होता है। और जो है माध्य मुक्त पथ 10⁹ मीटर होता है। और माध्य मुक्त पथ जो होता है यह लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अनुगमन वेग और अफवाह वेग के बारे में जानेंगे। अनुगमन वेग और अफवाह वेग किसे कहेंगे उसके बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? चलिए हम जानते हैं अनुगमन वेग या अफवाह वेग के बारे में जानेंगे। अनुगमन वेग या अफवाह वेग किसे कहेंगे? जब किसी चालक
जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर क्या करते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहता है, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। उसी को क्या कहेंगे, उसी को अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहेंगे। तो लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आया होगा, है ना, तो इसको समझाना भी जरूरी है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, पूछा जाता है अनुगमन वेग या अफवाह वेग किसे कहेंगे। तो देखिए सुनिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफिनेशन को रखना नहीं है ना, फिगर से याद रखना, अनुगमन वेग या अफवाह वेग किसे कहेंगे। कहा जा रहा है क्या, जब किसी चालक, मान लीजिए कि एक कोई चालक है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है, चालक है, ठीक है, याद रखिएगा चालक है, ठीक है। देखिएगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या, इसमें देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, यानी कि इस पर जो बैटरी लगाएंगे, है ना, इस पर जो सेल लगाएंगे हम, इस पर हम एक सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो एक सेल लगाएंगे, ठीक है, एक सेल लगाएंगे। चलिए हम इधर समझाते हैं, ठीक है, अब हम इधर समझाते हैं, यहाँ पे चलिए इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं कि अनुगमन वेग या अफवाह वेग किसे कहेंगे। जब किसी चालक, मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, चालक किसे कहेंगे, याद है क्या, भूल गए, तो चालक किसे कहेंगे, जिससे क्या हो, जिससे क्या हो, आवेश का प्रवाह, उसी को चालक कहेंगे। इसमें आवेश का प्रवाह होगा, लेकिन यहाँ पे एक बैटरी लगाना होगा, एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, एक बैटरी हम यहाँ लगा दिए, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, ठीक है। जब हम बैटरी लगाते हैं, देखिए यहाँ कहा गया, जब किसी चालक के, कहा गया जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के, ये चालक है, ये क्या है, ये चालक है, ये चालक है, कहा जा रहा है जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, ये क्या है, बैटरी है, ये क्या है, तो बैटरी है। जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो चालक में तो क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नियत वेग से क्या होता है, तो विपरीत दिशा में गति, यहाँ इधर से वोल्टेज दिए, इधर से वोल्टेज दिया, ये इधर से प्रवेश किया, इधर से वोल्टेज दिए, इधर से प्रवेश किया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन करंट कैसे से निकलेगा, करंट इधर से आएगा, करंट इधर से आएगा, यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो होता है वह गति करने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को उसी को अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, उसी को अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं, उसी को अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, फिर से समझिएगा, अनुगमन वेग या अफवाह वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिएगा, समझिए, फिगर से समझिए, स्ट्रक्चर से समझिए। किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाया जाता है, ये चालक है, इस पर बैटरी लगाया जाता है, तो क्या होता है, जब बैटरी लगाया जाता है, जब इसको बैटरी लगाया जाता है तो इसमें करंट प्रवाह होता है। जब करंट इस पर चालक में जाता है तो ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित किया जाता है। अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित किया जाता है। अनुगमन वेग को क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है, तो अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अनुगमन वेग जो होता है 10⁻⁴ मीटर का होता है, 4 मीटर का कोटि का होता है, 4 मीटर कोटि का होता है।
अनुगमन वेग या अफवाह वेग क्या होता है, तो यह 10⁻⁻⁴ मीटर की कोटि का होता है। अनुगमन वेग या अफवाह वेग क्या होता है, तो 10⁻⁻⁴ मीटर की कोटि, कितनी कोटि का होता है, तो 10⁻⁴ मीटर कोटि का होता है अनुगमन वेग या अफवाह वेग। अनुगमन वेग या अफवाह वेग को VD से प्रदर्शित किया जाता है, VD से प्रदर्शित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, ध्यान रफ कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सब समझ आएगा। ठीक है, कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बस उसको पॉसिबल करने वाला होना चाहिए। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू वांट टू लर्न, द सॉल्यूशन ऑलवेज विथ यू। यदि आपके पास सॉल्यूशन उसका है तो आपको कोई चीज जो है हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, इसके जो है इसको हम जो है इसका डेरिवेशन हम करवाएंगे। ठीक है, सत्यापित भी करेंगे ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला निकल के कहाँ से, ये फॉर्मूला जो होता है वो निकल के कहाँ से आया, ये हम जो आपको सत्यापन भी, इसका सत्यापित भी कराएंगे। ठीक है, तो अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, अभी संबंध देख लेते हैं क्या होता है। तो अनुगमन वेग या धारा के मध्य संबंध क्या होता है, तो आई जो होता है वह धारा होता है। आई क्या होता है, धारा। तो धारा बराबर क्या होता है, तो NEVD। तो ये आया कहाँ से, आई बराबर NEAVD आया कहाँ से, इसको हम प्रूव भी करेंगे, अभी नहीं बल्कि चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब जो है डेरिवेशन लाएंगे, तो बताएंगे फॉर्मूला आया कहाँ से। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर NEAVD होता है, कि अभी रट लीजिए कि अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है, तो आई बराबर NEAVD होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जानेंगे, उसके बाद N क्या होता है, N जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ये N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और VD क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। NEA नहीं दिया यहाँ पे, NEAVD होता है। VD क्या होता है, अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग होता है। और A क्या होता है, तो A जो होता है वह क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, तो A जो होता है वह क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, तो A जो होता है वह क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, तो A जो होता है वह क्षेत्रफल होता है। ठीक है, याद रखिएगा अनुगमन वेग या अनुगमन वेग और धारा के मध्य संबंध क्या होता है, अनुगमन वेग और धारा के संबंध क्या होता है, I बराबर होता है NEAVD होता है, जहाँ पे N क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और A क्या है क्षेत्रफल, और VD क्या है, तो VD क्या अनुगमन वेग है। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे। चलिए आप जानेंगे अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध जानेंगे। आप जानेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है। तो अनुगमन वेग और धारा, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है, अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध क्या होता है, तो संबंध क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला हम बताए थे यानी पार्ट 1 वीडियो यदि नहीं देखे तो उस पार्ट 1 वीडियो हम बताए थे कि धारा घनत्व बराबर होता है J बराबर I होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला धारा घनत्व का फॉर्मूला, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए पार्ट 1 वीडियो में बताए थे। J बराबर क्या होता है, I बटे A होता है। इसका प्रूफ यहीं पे हम करवा देते हैं, प्रूफ यहीं पे करा देते हैं, इसका प्रूफ हम बाद में कराएंगे। इसका प्रूफ ये देख लिए, तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है, ये क्या फॉर्मूला, ये क्या है, तो फॉर्मूला है। तो J बराबर क्या होता है, J बराबर I होता है। तो I क्या, I यानी I धारा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत जस्ट अभी बताया है कि धारा का फॉर्मूला क्या होता है, NEAVD। तो लिखिए J बराबर क्या है, NEAVD होता है। और नीचे क्या है, नीचे A है। तो देखिए A से A कट गया, खल्लास, A से A खल्लास, तो पता क्या NEVD, यही आपका प्रूफ भी हो गया, यही आपका सत्यापित भी हो गया, सिद्ध भी हो गया। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला हम चलते हैं प्रतिरोध में चलेंगे। चलिए अब हम जानते हैं प्रतिरोध के बारे में। ठीक है,
देखिए प्रतिरोध बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रतिरोध किसे कहेंगे, यानी कि जो धारा में जो धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता हो उसी को क्या कहेंगे, उसी को प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है, और यदि आपको डिफिनेशन यदि रटना तो रट लीजिए। किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। वही चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं, वही चीज हम आसानी से बता रहे हैं। आसानी वाला चीज इनकी रट लीजिए, इनकी स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। 12th में है तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। क्या बता रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखे, इसका मात्रक और बीमा लिखे। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो मान लीजिए कि इसमें इस तार में, मान लीजिए ये तार में, मान लीजिए कि इस तार में क्या है, यह क्या है तार, इस तार में धारा बह रही है, इस तार में धारा बह रही है। इसके बीच जो रुकावट पैदा करेगा, इसके बीच जो रुकावट पैदा करेगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता हो उसी को प्रतिरोध कहेंगे। इतना सिंपल परिभाषा है ना, लिख लीजिएगा। तो नंबर 2 में 2 नंबर पूरा दे देगा, ठीक है। तो धारा प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो चालक में प्रवाहित धारा के बीच जो रुकावट पैदा करता हो उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। लिखिए यहाँ पे, चालक में प्रवाहित धारा के मध्य जो रुकावट पैदा करता हो उसे प्रतिरोध कहते हैं। समझ आ गया। तो धारा का मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या तो ओम होता है। यदि आप रटना चाहते हैं मेरे भाई और मेरी प्यारी बहना, यदि आप रटना चाहते हैं तो रट लीजिए। किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या कहेंगे, तो प्रतिरोध कहेंगे। इतना बढ़िया से समझा दिए, जब फिगर बनाकर हम समझा दिए कि किसी चालक में प्रवाहित धारा में जो रुकावट पैदा करता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को प्रतिरोध कहेंगे। तो ये आपको समझ नहीं आया, रटना ही चाहते हैं तो रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए, है ना। आपको हम दोनों सलाह दे दिए। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, तो प्रतिरोध का बीमा क्या लिखिएगा, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और बीमा क्या होता है, बीमा एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, ये होता है बीमा। एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2 यही होता है। सॉरी भाई, चलिए हम यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बीमा देखिए क्या होता है, बीमा इसका होता है प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, तो प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, तो प्रतिरोध का बीमा जो होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2 होता है। ये होता है प्रतिरोध का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, यही होता है प्रतिरोध का बीमा होता है। यही प्रतिरोध का बीमा होता है। और प्रतिरोध कैसा होता है, प्रतिरोध कैसी राशि होती है, तो प्रतिरोध जो होता है वो अदिश राशि होती है। प्रतिरोध किसी राशि होती है, तो प्रतिरोध अदिश राशि होती है। याद रखिएगा, प्रतिरोध कैसी राशि होती है, तो प्रतिरोध जो होता है वो अदिश राशि होता है। और बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2 होता है। ठीक है, अब जानते हैं, अब चलते हैं चालकत्व। ठीक है,
अब चलते हैं चालकत्व में, चालकत्व के बारे में जानेंगे। चालकत्व किससे कहेंगे? तो प्रतिरोध जिसको याद है उसको चालकत्व याद होगा, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे? तो चालकत्व कहेंगे। कहने का मतलब यार प्रतिरोध के उल्टा ही क्या होता है? तो चालकत्व होता है ना। जो प्रतिरोध करेगा उसका उल्टा क्या करेगा? चालकत्व करेगा। प्रतिरोध का उल्टा काम करेगा, प्रतिरोध जो काम करेगा वो काम चालकत्व नहीं करेगा, है ना। उसका उल्टा, उसका विपरीत काम करेगा कौन? चालकत्व करेगा। उसी को क्या कहेंगे? उसी को प्रतिरोध कहेंगे। निकालने का मतलब है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे? चालकत्व कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चालकत्व का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। चालकत्व का मात्रा क्या? ओम इनवर्स। दूसरा होता है महो होता है, ओम इनवर्स महो होता है। और तीसरा क्या होता है? सीमेंस होता है। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा सीमेंस होता है। पहला ओम होता है, पहला ओम। दूसरा क्या होता है? दूसरा महो होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है सीमेंस। और तीसरा क्या होता है? तीसरा सीमेंस होता है। पहला ओम होता है, दूसरा महो, तीसरा सीमेंस। पहला ओम इनवर्स, दूसरा महो, तीसरा क्या होता है? तीसरा सीमेंस होता है। ठीक है, चलिए बीमा। अब जानिए बीमा इसका क्या होता है? जब उसी का उल्टा होता है तो सब चीज तो उसी का होगा ना। सिर्फ इनवर्स जिसमें यहाँ इनवर्स नहीं लगा है, इसमें इनवर्स लग जाएगा। तो लिखिए एम इनवर्स 1, एन इनवर्स 2, टी इनवर्स 3, ए इनवर्स टी इनवर्स 3, ए इनवर्स 2। यही होता है इसका बीमा। यही बीमा होता है चालकत्व का, यही बीमा होता है। कि सेम टू सेम बीमा होता है, सेम टू सेम बीमा होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध में। विशिष्ट प्रतिरोध तो लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध में क्या लिखा है? किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई, किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई धारा घनत्व जे के अनुपात को ही क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। कहने का मतलब यह है किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व कितना? तो धारा घनत्व जे के अनुपात को ही क्या कहेंगे? इस दोनों के अनुपात को ही क्या कहेंगे? इस दोनों के अनुपात कि विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहेंगे हम? तो दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? तो विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। याद रखिएगा, सिंपल है। विद्युत क्षेत्र यानी कि ई से विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र, इसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ई को विद्युत क्षेत्र और जे को क्या कहेंगे? धारा घनत्व, यानी कि विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहेंगे? अनुपात को ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहेंगे? तो विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार रो होता है, इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। ये रो से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो होता है रो, यानी कि इसका जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है RA/L, है ना। यदि आपको यदि ये फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि आप जो है इसको याद करना चाहते हैं, फॉर्मूला को ट्रिक से याद रखिएगा। तो याद क्या रखिएगा? R बराबर लिखिएगा, इसे लिखिए रो बराबर ए रो ले। अब याद रखिए रो इसको रो कहते हैं, रो ले LA, यानी कि रो ले। ठीक है, रो ले। या जब आपको इस फॉर्मूला ये वाला जो फॉर्मूला जब ये आपको याद हो जाएगा तो ये फॉर्मूला तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, इसको रो ले, इसको क्या कहिएगा? इसको कहिएगा आप क्या? रो ले। अरे कहिएगा रो ले, जितना रोना है तुमको रो ले। ठीक है, बाद में तुमको हम और कथेंगे। ठीक है, रो ले। तो रो ले, तो आप फॉर्मूला बनाएंगे रो का फॉर्मूला। तो रो को यहाँ लाइए, रो है, रो को यहाँ आगे लाइए, रो को आगे लाइए और ई आर को रो के जगह पर भेजिए। रो के जगह पर गया और ई रो को नीचे कीजिए, रो को नीचे कीजिए और ए को ऊपर कीजिए। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है,
तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।